तो दोस्तों कंप्लीट जिम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को 7 स्टेज में मैं आपको ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। तो देखो, सबसे पहली स्टेज जो रहेगी वो रहेगी बिड प्रिपरेशन एंड पब्लिशिंग की। दूसरे नंबर पे यानी दूसरी स्टेज होगी जिस पे हम मैं बताऊंगा बिड का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, टेक्निकल इवैल्यूएशन, बिड ओपनिंग। तीसरी स्टेज पे मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड टेक्निकल डिसीजन कैसे लिया जाता है। फोर्थ स्टेज में मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल ओपनिंग एंड रिवर्स ऑक्शन। इसके बाद जो अगली स्टेज रहेगी वो है नेगोशिएशन एंड प्राइस मैचिंग की। नेगोशिएशन प्राइस मैचिंग के बाद फिर होता है ऑर्डर प्लेसमेंट एंड सप्लाई का। फिर उसके बाद होता है रिसीप्ट ऑफ मटेरियल, पीआरसी, सीआरएसी एंड पेमेंट। तो इस तरह से टोटल 7 स्टेज है। इसको अब और ब्रेक डाउन करके मैं आपको एक एक स्टेज समझाता हूँ। सबसे पहला जो होता है जिम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट। ये जो जिम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट की प्रोसेस है, ये खासकर कस्टम बिट, बीओक्यू बिट के लिए यूज होती है। एंड नॉर्मली जैसे कैटेगरी बिट करना है, आपको नॉर्मल बिट करना है, तो जो प्रोडक्ट जिम पर अवेलेबल है आप डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट सर्च करके ऐड टू कार्ट में जाके प्रोसेस कर सकते हैं। तो जब जिम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बनेगा, इसके बाद क्या होता है, आपने रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट बनाने के बाद जो आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनसे आपने अंडरटेकिंग पे साइन ले लिया। साइन लेने के बाद जब आपका अप्रूवल कंप्लीट हो गया, फिर आप अपनी अंडरटेकिंग को अपलोड करके फिर आगे प्रोसेस करते हैं। अब अगली जो प्रोसेस होती है वो होती है बिड क्रिएशन। बिड क्रिएशन में क्या होता है, बिड की पूरी इन्फॉर्मेशन फिल की जाती है। बेसिकली एक पूरा फॉर्म होता है जिसमें स्पेसिफिकेशन, कंसाइनी, बिड डिटेल एंड ईएमडी पैरामीटर, स्प्लिटिंग, टर्म्स एंड कंडीशन, ईएमडी, ये सारा कुछ इसमें होता है। ये सारी डिटेल फिल करते हैं। फिल करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं फिर आता है टेंडर पब्लिशिंग। तो केयरफुली आपको वापस से बिड रिव्यू करना है, सारे पैरामीटर चेक करने हैं, देन पब्लिश बटन पे क्लिक करके आप इसे पब्लिश कर सकते हैं। अब पब्लिश होने के बाद क्या हुआ, एक जो टाइम आपने निर्धारित किया था बिड क्रिएट करते समय, उस दिन आपका टेंडर ओपन होगा। बट बाई चांस अगर आपका ऑफर नहीं आ पाता तो फोर्थ स्टेज होती है टीओडी एक्सटेंशन की। यहाँ पर टीओडी का एक्सटेंशन होता है। पहले मैन्युअली कर लेते थे बट अभी आज के टाइम पे ऑटोमेटिक एक्सटेंशन भी होता है। फिर अगली स्टेज होती है बिड ओपनिंग एंड टेक्निकल इवैल्यूएशन। अब यहाँ से बायर का काम खत्म हो जाता है, सेलर का काम चालू होता है। आपको बस क्या करना है, अब बिड पब्लिश करने के बाद 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन वेट करना है, जितना आपने टीओडी रखा है। जिस दिन आपका टेंडर ओपनिंग डेट रहेगा, आपको सिंपली अपना बायर अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कोई आपके पास रिप्रेजेंटेशन तो नहीं आया है। ये कई सारे लोग मिस करते हैं। कई बार होता है कि जब हम टेंडर ओपन करने जाते हो टेंडर ओपन नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक जो सेलर होते हैं वो एक रिप्रेजेंटेशन डालते हैं। रिप्रेजेंटेशन में सेलर का नाम तो नहीं दिखेगा, लेकिन उनकी एक क्वेरी रहेगी। हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट में जो स्पेसिफिकेशन है वो सेलर को कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो सेलर एक रिप्रेजेंटेशन मांगता है कि ये जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है ये है, बट एक्चुअल में ये होना चाहिए। तो आपको उसे केयरफुली रिव्यू करना है, अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है, अप्रूवल लेके रिप्लाई करना है। रिप्लाई करने के पहले आपको 72 आवर का उसमें एक्सटेंशन करना है। यहाँ पे आपको मैनुअल करना है, यहाँ ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो जब पोर्टल पर यहाँ मैनुअल एक्सटेंशन करेंगे, सेलर अपना रिप्रेजेंटेशन देगा, फिर वो अगेन टेंडर फिल करेगा। फिल करने के बाद जब 72 आवर कंप्लीट हो जाएगा, ये 72 आवर एडिशनल रहेगा। अगर आपने, जैसे मान लो आपका टेंडर अभी लाइव है, 21 दिन का आपने टाइम रखा है, तो अगर कोई सेलर ने 15वें दिन या 16वें दिन कोई रिप्रेजेंटेशन डाल दिया है, तो अगर आपने उस दिन रिव्यू कर लिया अपना बायर अकाउंट लॉगिन करके तो ठीक है। अगर आप टेंडर ओपनिंग डेट वाले दिन आप अगर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो फिर आपको पहले एक्सटेंशन करना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा। रिप्लाई करने के बाद फिर सेलर अपना पार्टिसिपेट अगेन करेगा। फिर आप 72 आवर के, मतलब 21 दिन प्लस 72 आवर के बाद टेंडर ओपन कर पाएंगे। अगर कोई क्वेरी या और समझ में नहीं आता तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर आता है टेंडर कैंसिलेशन। अगर कोई भी ऑफर नहीं आया है, तो कई बार होता है ऐसा कि जिस दिन आपका टेंडर ओपनिंग डेट रहता है आप टेंडर ओपन करते हैं, बट आप देखते हैं कि कोई ऑफर नहीं आया, तो इस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको टेंडर कैंसिल ही करना पड़ेगा। तो टेंडर कैंसिल का ऑप्शन भी आता है। आप टेंडर कैंसिल करके एक रीजन डाल के कैंसिल करके दोबारा से बिड बना सकते हैं। तो अब मान लो कि हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपके पास ऑफर आ गया है जिस दिन आपका टेंडर ओपन होने वाला था, और अब आप टेंडर ओपन करेंगे। टेंडर ओपन करने के बाद इवेल्यूएशन के लिए फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ पे इवेल्यूएशन दो तरह से होता है।
यानी एक टेक्निकल डिपार्टमेंट करता है जो रिक्वेस्ट रेज करता है, और दूसरा इवेल्यूएशन सेल्फ इवेल्यूएटर होता है। बट अगर जहाँ पे हो सकता है कि कई जगह मान लो कि मैं बिट क्रिएशन करने वाला हूँ, मुझे इवेल्यूएट करना है, तो मैं यहाँ पे सेल्फ इवेल्यूएटर पे क्लिक करके आगे बढ़ सकता हूँ। बट अगर मैं चाहता हूँ कि इसके जो टेक्निकल पैरामीटर है वो टेक्निकल टीम ही रिव्यू करे, तो फिर हमें क्या करना है, इसमें सिंपल टेक्निकल इवेल्यूएटर में क्लिक करिए और जो इंडेंटिंग डिपार्टमेंट है उसका यूजर आईडी डालिए और प्रोसीड पे कर देंगे, तो फिर बकेट में दिखने लगेगा जिन्हें आपने सेलेक्ट किया है। तो देखिए ये होने के बाद ये जैसे ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई, फिर क्या होता है, फिर उसके बाद बायर क्या करता है, कॉमर्शियल इवेल्यूएशन करता है, जिसमें कॉमर्शियल टर्म्स देखता है, पेमेंट टर्म, पैकिंग, इंस्पेक्शन, डिलीवरी और कोई डेविएशन तो नहीं है बिड में, साथ ही ईएमडी का जो वेरिफिकेशन है वो भी करता है। तो टेक्निकल एंड कॉमर्शियल जब ये आपका दोनों पार्ट चेक हो जाएगा, इसके बाद आप जेम पोर्टल पर क्वेरी रेज करेंगे जो इनकम्प्लीट इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट लेना है। मान लो कि 10 सेलर थे, 10 में से 5 क्वालिफाई हुए, 5 क्वालिफाई नहीं हुए, तो इन 5 के लिए आप क्लैरिफिकेशन रेज करेंगे। फिर दिए हुए टाइम के अंदर सेलर अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करेगा, आप इसे रिव्यू करेंगे या फिर आपका टेक्निकल टीम रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद जब फाइनल कंप्लीट हो गया प्रोसेस, अब आगे बढ़ना है, तो फिर होता है फाइनल टेक्निकल सबमिशन बाय इंडेंटर। इंडेंटर क्या करेगा कि जो भी फाइनल सबमिशन है वो अपने जेम पोर्टल पर रिकमेंड करेगा, यानी रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड। नॉट रिकमेंडेड है तो उसके सामने रीजन किस वजह से नॉट रिकमेंडेड किया गया है। फिर बायर उसी बेसिस पे रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेगा। तो अब ये अगली स्टेज में समझते हैं, जो होता है क्वालिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड फाइनल टेक्निकल डिसीजन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बायर जो है एमएसएमई मेक इन इंडिया का वेरिफिकेशन करता है। अगर एमएसएमई में दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग का ओईएम है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसे आप एज अ ओईएम कंसीडर करेंगे, और अगर ट्रेडर है तो आप इसे रिजेक्ट कर देंगे। एमआईआई में अगर क्लास 1 लोकल सप्लायर है और जो लोकल मिनिमम लोकल कंटेंट है अगर 50% एबव है जो आपने डिसाइड किया था, तो आप इसे कंसीडर करना मेक इन इंडिया में, अदरवाइज आप रिजेक्ट कर देना। ये होने के बाद फिर अगला जो स्टेप है वो है क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का। बायर यहाँ पे क्या करेगा, क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई करेगा ऑफर को बेस्ड ऑन टेक्निकल कमेंट। अगर टेक्निकल ने रिकमेंड किया है तो बायर रिकमेंड करेगा, अगर उन्होंने नॉट रिकमेंड किया है तो बायर नॉट रिकमेंड करेगा। अगर आप यहाँ पे नॉट रिकमेंड करेंगे तो प्रॉपर रीजन देना। फिर आईपी एड्रेस का वेरिफिकेशन, ये ध्यान रखना है कि अगर 10 सेलर हैं, 10 में से सभी का आईपी डिफरेंट हो। अगर किसी का आईपी मैच हो रहा है, इसका मतलब है कि एक ही सेलर ने कई कंपनी बना रखी है और उससे पार्टिसिपेट करे, तो आप इसमें भी रिजेक्ट कर सकते हैं ऑफर को। जैसे मान लो आपने फाइनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे मैं यानी कि रिव्यू के बेसिस पे रिजेक्ट या एक्सेप्ट ऑफर कर लिया है, फिर उसके बाद क्या होगा, 48 आवर का विंडो मिलेगा सेलर को। इन 48 आवर के अंदर वो अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के बाद जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो बायर वापस से इसको रिव्यू करेगा, और बायर के साथ में जो डिपार्टमेंट है उसके साथ भी ये रिव्यू करना पड़ेगा, उनके पास भी ये चैलेंज जाएगा, रिप्रेजेंटेशन जाएगा। फिर री इवेल्यूएशन का फाइनल रिकमेंडेशन होगा। रिप्रेजेंटेशन में भी क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई करके फाइनल आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो फाइनल क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के बाद चौथी स्टेज होती है फाइनेंशियल बिड एंड रिवर्स ऑक्शन की। इसमें क्या होता है, जब आपका फाइनल टेक्निकल हो जाता है, बायर को एक अप्रूवल लेना पड़ता है फाइनेंशियल बिड ओपन करने के लिए और आरए परफॉर्म करने के लिए। अगर आरए आपने डिफाइन किया था बिड बनाते समय तो मान लो कि आपने आरए भी बनाया था और बिड का जो आपका फाइनेंशियल बिड के लिए एलिजिबल है, अब आगे ओपन करना, अप्रूवल वगैरह आपने ले लिया है। तो जब आप फाइनेंशियल बिड ओपन करेंगे तो जितने भी सेलर क्वालिफाई होंगे केवल उतने लोगों का ही आप ऑफर देख सकते हैं, जो रिजेक्टेड हैं उनका ऑफर नहीं दिखेगा। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे आपके पास सारे ऑफर दिखेंगे लेकिन यहाँ पे L1 L2 L3 नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने रिवर्स ऑक्शन इनेबल किया था, आरए बिड टू आरए इनेबल किया था। तो बिड टू आरए जब इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पे केवल आपके पास एक L1 अमाउंट दिखेगा और सेलर के नाम में स्टार मार्क रहता है, स्टार 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 ऐसे लिखा हुआ रहता है। और फिर आप क्या कर पाएंगे, नीचे दिखेगा प्रोसीड टू आरए। जो प्रोसीड टू आरए में क्लिक करेंगे तो एक टाइमलाइन देता है, जैसे आज अगर आप इनेबल कर रहे हैं तो आज का दिन छोड़ के कल से लेके अगले मतलब 24 घंटे तक का टाइम सेलर को दिया जाता है। आप इस
दौरान पार्टिसिपेट कीजिए और जो भी प्राइस है उसको डिक्रीज कीजिए। तो ये स्टार्ट होता है L1 प्राइस से, जो लोवेस्ट अमाउंट आइडेंटिफाई किया जाता है उसी अमाउंट से रिवर्स ऑक्शन स्टार्ट होता है और जो प्राइस है वो डाउन होना चालू होता है। जो भी थोड़ा थोड़ा डाउन होगा और सेलर अपना जो रेट है वो थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे, कम करके एक फाइनल रेट होगा जो अमाउंट फ्रीज होगा, जिसमें कि कोई पार्टिसिपेट आगे नहीं करेगा। तो जो भी फाइनल रहेगा वो विनर हो जाएगा। अब यहाँ से L1, L2, L3 की कैटेगरी आपके सामने दिखने लगेगी। तो आरए रिजल्ट वगैरह देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे रैंकिंग देखिए, कौन L1 है, कौन L2, कौन L3 है। ये कंप्लीट होने के बाद अब जो 5वीं स्टेज होती है वो है नेगोशिएशन एंड प्राइस मैचिंग की। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कई लोग क्या करते हैं नेगोशिएशन का मतलब समझ नहीं पाते। तो देखो अगर मैं कहता हूँ आपका आरए कंप्लीट हो गया, आरए के बाद आपके पास रैंकिंग आ गई L1, L2, L3। अब आप देख रहे हैं कि नीचे प्राइस मैच की सिचुएशन वो क्यों है, क्योंकि हो सकता है L2 या L3 ने 15% से ज़्यादा L1 से रेट कोट किया है, लेकिन वो MSME है, MII है, तो उसको परचेस प्रीफरेंस में ही है। तो अब ये मत करना कि आप डायरेक्ट आप प्राइस मैच पे क्लिक कर दो। अगर आपने प्राइस मैच पे क्लिक कर दिया तो जो L1 का अमाउंट है सेलर उसी को मैच कर लेगा। बट हम चाहते हैं यहाँ पे नेगोशिएशन करना, तो सबसे पहले नेगोशिएशन आप L1 के साथ करो। तो जो L1 के साथ नेगोशिएशन करोगे तो पहले L1 अपना रेट और कम करेगा, रिवर्स ऑक्शन के बाद भी आप नेगोशिएशन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि प्राइस रिवर्स ऑक्शन के बाद भी बहुत ज़्यादा है तो नेगोशिएशन करो। तो देखो L1 से आपने नेगोशिएशन जब कर लिया और आपका लोवेस्ट अमाउंट से भी आपने नेगोशिएशन करके एक प्राइस को और डाउन ले आए, अब आपका जो एक फाइनल प्राइस बचा है, अब आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट सेलर फॉर प्राइस में इस पर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो L2 या L3 सेलर है जो जिसको ये प्रेफरेंस मिल रहा है प्राइस मैच का, वो प्राइस एक्सेप्ट करेगा L1 के बराबर। तो अब आपका जो L1 का रेट है वो आपने एक तो कम भी करवा लिया और साथ में L2 को प्रेफरेंस देके उससे भी प्राइस मैच करवा लिया। अब अगर मान लो कि वो एक्सेप्ट करता है तो ऑर्डर को स्प्लिट करके देंगे, और अगर नहीं करता है तो फिर आप पूरा जो ऑर्डर है वो L1 को दे देंगे। तो ये होता है प्राइस मैच की सिचुएशन एंड क्वांटिटी को स्प्लिटिंग। फिर होता है प्राइस जस्टिफिकेशन, प्राइस ब्रेकअप। अगर कई केसेस में होता है कि आपके एस्टिमेशन से बहुत ज़्यादा लोवेस्ट कोट कर दिया है या बहुत ज़्यादा हायर कोट किया है, तो आप उससे रीजन पूछो, जस्टिफिकेशन मांगो कि क्या कीजिए किस वजह से इतना प्राइस बढ़ा है या इतना ज़्यादा कम हुआ है, और साथ ही प्राइस ब्रेकअप भी मुझे चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, जेम पे सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो ये कंप्लीट होने के बाद देखो जो छठी स्टेज होती है वो है ऑर्डर प्लेसमेंट एंड सप्लाई की। यानी फिर अब क्या होता है, ऑर्डर प्लेसमेंट किया जाता है। जो भी आपका सेलर आइडेंटिफाई हुआ है L1, L2 में, L1 के थ्रू आपको आगे बढ़ना है। ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद फिर क्या होता है, सेलर के पास जब ऑर्डर रिसीव होता है तो ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है। तो आपके पोर्टल में दिखता है कि सेलर का एक्सेप्टेंस का ऑर्डर क्रिएशन की डेट क्या थी, सेलर ने कब एक्सेप्ट किया है। फिर उसके बाद होता है डिस्पैच एंड इनवॉइस अपलोड। तो सेलर जिस दिन डिस्पैच करता है, डिस्पैच के साथ में उसे अपना इनवॉइस अपलोड करना पड़ता है और जेम पे एक इनवॉइस क्रिएट करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो ऑर्डर हमेशा पेंडिंग दिखता है। तो ये भी प्रोसेस आपको करना है। मान लो कि जेम पोर्टल पर आपने इनवॉइस अपलोड कर दिया, मटेरियल डिस्पैच हो गया, यहाँ पे बायर के प्रीमाइसेस में आ गया। जब बायर के प्रीमाइसेस में आया तो फिर हमारी अगली स्टेज चालू होती है, रिसीप्ट, PRC, CRAC एंड पेमेंट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मटेरियल रिसिप्ट एंड PRC होता है। ये एक कंफर्मेशन होता है प्रोविजनल रिसिप्ट सर्टिफिकेट की, यानी मेरे पास मटेरियल रिसीव हो गया। ये सर्टिफिकेट ये इंश्योर नहीं करता कि उसका इंस्पेक्शन हो गया है, क्वांटिटी जितनी वेंडर ने भेजा है उतना ही रिसीव हुआ है, इससे ये आइडेंटिफाई नहीं होता। ये केवल एक प्रूफ रहता है कि हाँ मटेरियल मेरे पास आ गया है। अब उसके बाद क्या होता है, मटेरियल आने के बाद जो कंसाइनी है बायर के प्रीमाइसेस में, उसका CRAC करता है। अगर मटेरियल आने के 3 दिन के अंदर नहीं करता तो ऑटोमेटिक PRC जो है जनरेट हो जाता है। और अगर अगले 10 दिन तक PRC में कोई करेक्शन नहीं करता है, कोई एडिट नहीं करता है, तो ऑटोमेटिक CRAC भी बन जाता है। तो ये ध्यान रखना है। PRC के बाद CRAC बनता है। CRAC का मतलब होता है कंसाइनी रिसीप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, जो ये इंश्योर करता है कि जो बायर ने, जो सेलर ने मटेरियल भेजा था उसे बायर के साइड से एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब उसमें हो सकता है कि 100 पीस का कोई मान लो मटेरियल भेजा तो उसमें 98 पीस ही एक्सेप्ट हुआ है, तो वहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ रहता है कि 98 पीस एक्सेप्ट हुआ है, 2 पीस रिजेक्ट हुआ है। फिर इसके बाद जब CRAC कंप्लीट हो जाता है फिर बायर के पास आता है बिल प्रोसेस करने के लिए। तो बायर क्या करता है, बिल को प्रोसेस करता है। बायर जैसे ही बिल प्रोसेस कर देता है, ये बिल ट्रिगर हो जाता है फाइनेंस के अकाउंट में। फाइनेंस सिंपली क्या करता है, अपना चेक करता है, चेक करने के बाद वेंडर के अकाउंट में पेमेंट प्रोसेस कर देता है। अगर ऑफलाइन पेमेंट प्रोसेस करता है तो
ऑनलाइन भी उसे जेम पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है ट्रांजेक्शन डिटेल, तब जाके जेम पर ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो दोस्तों ये हुई टोटल 31 स्टेजेस जो मैंने आपको बताया इस वीडियो के थ्रू। ये सारी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। देखो ऊपर ऊपर सबको पता रहता है कि बिड बनाना है, टेंडर पब्लिश करना, ओपन करना, टेक्निकल करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, मटेरियल लेना है। लेकिन इसके बीच में जो अप्रूवल होते हैं, जो प्रोसेस होती है जेम पोर्टल पर ऑडिट से बचने के लिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।